इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है इसमें लोहिया दर्शन। पूरा नाम है राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुरा नामक स्थान पर हुआ था, जिसको आज अम्बेडकर नगर जनपद भी कहते हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी नेता थे। इनके दार्शनिक चिंतन और सामाजिक विश्लेषण की विचार पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके शोध निदेशक बर्नर सुधाई का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित किया जा सकता है। अब बर्नर सुधाई कौन है? ये प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्र है। सन 1967 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगूंज हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर थी, उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन, जन संघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी थी। इन्होंने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि इसे मूर्त रूप देने का भी भागीरथ प्रयास किया। मतलब उन्होंने समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की और उसको सजीव रूप से लोगों के सामने लेकर भी आए ये। अब इसमें समाजवादी लोहिया, जो समाज के लिए इन्होंने किया, इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर किया था। एशिया मतलब एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस समय तो थी भी नहीं, ठीक है, उनको केंद्र में रखकर इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था मार्क्स, गांधी तथा समस्याएं। ये पूरी पुस्तक का पूरा नाम है। इसमें उन्होंने समाजवाद संबंधी अपने विचारों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके प्रस्तुत किया। इन्होंने गांधीवाद तथा मार्क्सवाद जैसी दो परस्पर विचारधाराओं के मध्य सूत्र का कार्य किया, दोनों को जोड़ने का। गांधीवाद और मार्क्सवाद को जोड़ने के लिए सूत्र का कार्य किया, जैसे मोतियों को पिरोने के लिए धागा काम करता है, वैसे ही। उन्हीं के शब्दों में गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश है। वो कहते थे कि गांधी और मार्क्स अगर इन दोनों से सीखने जाएंगे तो इनके पास बहुत बहुमूल्य कोश है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनावश्यक और असंगत मानते थे। उनके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मध्य जूझती रही है, वर्ग और जाति। जाति और वर्ग में सतत संघर्ष चलता रहता है। सतत मतलब बिना रुके। जाति और वर्ग में बिना रुके संघर्ष चलता रहता है। यदि जाति दक्षिणपंथी और स्थायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है तो वर्ग सामाजिक गतिशीलता का। मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी है। डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की है, मतलब उसकी आलोचना की, जहां व्यक्तिगत स्वच्छंदता को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया गया। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि औद्योगिक विकास के लिए मनुष्यों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाए। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छद्म से नहीं हो सकती। वे धर्म, दक्षिणपंथ तथा राजनीति को मिलाने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है। एशियाई सामाजिक व्यवस्था में नौकरशाही और विशेषज्ञों के बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से वे चिंतित थे। नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था। उसके लिए वह कुछ सुधारों को अनिवार्य समझते थे। और सुधार कौन से थे? जिनमें विश्व संसद की स्थापना, मतलब पूरे विश्व के लिए एक संसद की स्थापना की जाए, पूरे विश्व के जीवन स्तर का सुधार तथा उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि शामिल है। वो ये सारे सुधार चाहते थे। भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोजन, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवाद स्थापित करना। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की। इस योजना में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, मतलब शक्तियों को लोगों के बीच में बांट दिया। चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र, इन शक्तियों को विकेंद्रण का सुझाव दिया गया। मतलब सारी शक्ति केंद्र के हाथ में ना रहकर गांवों में, गांव से बढ़कर मंडल, मंडल से बढ़कर प्रांत और फिर केंद्र, इन चारों में बराबर डिवाइड किया जाए, ताकि कोई एक लोगों का शोषण ना कर पाए। इसीलिए इस योजना का नाम इन्होंने चौखंबा योजना रखा, क्योंकि चारों को मिलाने का प्रयास किया इन्होंने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश की मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अहम योगदान दिया। उन्होंने गरीबों एवं शोषितों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया। साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं, अपितु मन की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारतीय सभ्यता व संस्कृति से अथाह प्रेम था। उनके संस्कारों में इनकी झलक विद्यमान थी। उनमें भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की कार्य क्षमता का मिश्रण था। मतलब भारत की आध्यात्मिकता, मतलब भारत का जो धर्म है और पश्चिम की जो कार्य क्षमता है, वो दोनों को मिक्स करना चाहते थे। उनका नारा था, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। वह अन्याय के विरुद्ध लड़ाई की प्रेरणा स्रोत है।
वे पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव के पक्षधर थे। उनका दर्शन विश्व शांति का दर्शन माना जाता है। निशस्त्रीकरण, विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन और विश्व संस्कार की उनकी योजनाएं उन्हें विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती है। मतलब वो खाली भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो पूरे विश्व को एक करना चाहते थे। फिर आर्थिक विकास की रूपरेखा। लोहिया के अनुसार आर्थिक विकास की रूपरेखा क्या थी? उनकी मान्यता थी कि गांधीवादी सत्याग्रह या आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। मतलब महात्मा गांधी जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसी से मार्क्सवाद के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, अमर्यादा तथा सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि तो प्रदान कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक शांति प्रदान नहीं कर सकता। भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। मतलब हमें खाली भौतिक संतुष्टि मतलब फिजिकल जो नीड्स है उन्हीं को पूरा नहीं करना, हमें अपने आध्यात्म मतलब हमें मन की शांति भी चाहिए साथ साथ। विशेषाधिकार वाले शोषक वर्ग का वर्गीकरण वे निम्नलिखित रूप में करते हैं। विशेषाधिकार वाला वर्ग है संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर। वर्गों का गठन। पहला, नौकरशाह अधिकारी जो नौकरों को बढ़ावा देते हैं। उच्च मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास। निम्न मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास। और फिर आता सर्वहारा वर्ग जो लोअर क्लास है। 4 वर्ग में डिवाइड कर दिया इनको। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया, जो है जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति और भाषा नीति। इन सभी नीतियों को लागू करने का प्रयास किया। फिर है सप्त क्रांति पर एक दृष्टि। उनकी डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति क्या है? डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत की है। पहली क्रांति थी नर नारी की समानता के लिए। दूसरी, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध। तीसरी, संस्कारगत जन्म जाति प्रथा के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए जो क्रांति की थी। चौथी है पर्दे की गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए। पांचवी, व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए। छठी है निजी जीवन में अनधिकार आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा लोकतंत्रीय पद्धति के लिए। और सातवीं है अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों तथा क्रांति का युग है। इनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। फिर है इनका विश्ववादी व्यक्तित्व। मतलब पूरे विश्व को एक करना चाहते थे। उसकी पर्सनैलिटी, उनकी क्या पर्सनैलिटी है इसके अंदर? डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्रवाद के भी पक्षधर थे। वे विश्व एकता में अधिवक्ता थे। मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने विश्व एकता के बारे में बोला। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा, शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक कि उसके समर्थक इस तथ्य को अनुभव नहीं करते कि विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष सभ्यताओं का संघर्ष है और जिसके ऊपर विजय विश्व के मस्तिष्कों को एक करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जितने भी लोग हैं संसार के अंदर, अगर सभी एक हो जाएं तो हम पूरे विश्व को एक कर सकते हैं। फिर है इतिहास बोध। डॉक्टर लोहिया के इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते हैं। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हीगलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारकों का प्रसार अपनी कृति, मतलब उनकी एक रचना है जिसका नाम है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, जो 1955 में आई थी, उसमें किया है। इसी प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों और भित्ति चित्रों में भी एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं।